अस्सलाम वालेकुम क्लास। स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए थे दैट इज द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इसमें मैंने आप लोगों को कुछ नोट्स सेंड कर दिए थे दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमारे पास ओहम्स लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मेन उसको यूज करेंगे और सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। देन नीड टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की अगर बात करें तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग ऑप एम्प को देखा और ऑप एम्प की एक तो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग दोनों फेजेस में दोनों स्टेजेस में इसकी हम लोगों ने फाइंड आउट किया इसका ट्रांसफर फंक्शन। देन देयर इज सेकंड मेथड टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन दैट इज द कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस मेथड। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी पैरेलल में यूज करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस मेथड एंड टू यू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम लोगों ने नोट्स के एंड में बिल्कुल एक पीआईडी कंट्रोलर और इसका मैंने सारा मैथमेटिकल है जो डेरिवेशन है जो सारा ड्राइव किया है ये आप लोगों के नोट्स में इंक्लूडेड है। अगर तो आप सब लोगों ने नोट्स सॉल्व कर लिए हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को मसला नहीं आएगा। उसमें कंप्लीट सोल्यूशन है क्वेश्चंस का। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने आज इस लेक्चर को क्लियर करना है और इसको कंप्लीट करना है आप लोगों ने। कल इंशाल्लाह जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को गो थ्रू करने के बाद देन वी विल मूव ऑन टूडेज लेक्चर। जो आज का टॉपिक है डेट इज अबाउट द चैप्टर नंबर 4 जिसमें हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस को। टाइम डोमेन एनालिसिस का कुछ पार्ट आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी कर चुके होंगे और इसके अलावा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी। लेकिन इसमें हम लोग कुछ ज़रा डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डेट इज अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। लेकिन कल इंशाल्लाह जब क्लास होगी तो हम लोग विल रिज्यूम के हम लोग इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स वाला टॉपिक था दैट विल बी कवर्ड। So, lecture number 6, lecture number 5, so that is about the mathematical modeling of electrical circuits. अच्छा, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो किसी भी कंट्रोल सिस्टम को एनालाइज करना है बेसिकली हमारा जो इस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है कि हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम को एनालिसिस और उसके डिज़ाइन के बारे में डिस्कशन करनी है। ठीक है, अभी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ अबाउट द एनालिसिस। डिज़ाइनिंग से पहले हमेशा एनालिसिस आता है और एनालिसिस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किसी भी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए किसी भी सिस्टम का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो एनालिसिस से पहले हमारे पास स्टेप जो है जो हम लोग करेंगे डेट इज़ अबाउट द मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग ये वाला स्टेप अभी तक हम लोगों ने इंश्योर किया है जिसमें हम लोगों ने एक तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की, मैकेनिकल सर्किट्स की, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जिसमें से हमारा भी मोटर वाला पार्ट रह गया डेट इज़ आर्मेचर और उसका हम लोगों ने देखना है। वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक लेक्चर में करवाऊंगी। लेकिन बाकी मैकेनिकल सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हमारे सारे कवर है मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द एनालिसिस तो एनालिसिस पे जाने से पहले हमें हमेशा जो फर्स्ट स्टेप है इसको गो थ्रू करना है डेट इज़ अबाउट द मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे उसके बाद हम सिस्टम को क्या करेंगे एनालाइज करेंगे। मैथमेटिकल मॉडलिंग का क्या मतलब है जी कि एक सेट ऑफ इक्वेशंस को डिफाइन करेंगे उस सिस्टम के लिए और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट एनालिसिस मेथड अवेलेबल होंगे ताकि हम लोग उस सिस्टम का एनालिसिस कर सकें। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि कभी भी किसी भी कंट्रोल सिस्टम का सी एस स्टैंड्स फॉर कंट्रोल सिस्टम
इसके एनालिसिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके एनालिसिस के लिए क्या करते हैं कि डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्रोल सिस्टम है तो उस पर एक टेस्ट सिग्नल अप्लाई करेंगे, फिर सेकंड सिस्टम सिग्नल अप्लाई करेंगे, फिर थर्ड, मतलब इनको इकट्ठे अप्लाई नहीं करना, पहले एक को अप्लाई करेंगे, इसका सिस्टम का एनालिसिस करेंगे, फिर दूसरी इनपुट को अप्लाई करेंगे, फिर इसका एनालिसिस करेंगे, थर्ड वन अप्लाई करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों सिस्टम्स का, इन तीनों सिग्नल्स का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब कंपैरिजन किस बेस पे होगा, डेट इज ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस किस बेस पे करेंगे, सिस्टम की परफॉर्मेंस है, सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टेस्ट सिग्नल्स की बात करें तो हमारे पास वेरियस टेस्ट सिग्नल्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, जो नॉर्मली, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा इम्पल्स, ठीक है। उसके बाद इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप इनपुट, ठीक है। स्टेप के बाद हमारे पास होती है एक रैम्प, रैम्प के अलावा हमारे पास है पैराबोलिक, इसके अलावा हमारे पास साइनोसाइडल भी होती है, इसको भी हम लोग यूज करते हैं टेस्ट सिग्नल के तौर पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरियस इनपुट्स को एज ए टेस्ट सिग्नल अप्लाई करेंगे इस कंट्रोल सिस्टम पे, और उसके बाद इस इनपुट को, इस इनपुट को, इस इनपुट को अप्लाई करने के बाद इस सिस्टम ने कैसा रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्स की बेस पे हम लोग सारे रिस्पॉन्सेस का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे सिस्टम के लिए बेस्ट सूटेड इनपुट जो है वो क्या है, ठीक है। तो हमारे पास, अब हम लोगों ने एक काम कर लिया कंट्रोल सिस्टम में, कौन सा कर लिया हम लोगों ने काम, डेट इज वी हैव डन विद दिस, हम लोगों ने मैथमेटिकल मॉडलिंग का काम कर लिया, उसका स्टेट स्पेस एनालिसिस भी देख लिया है, उसके बाद उसकी मॉडलिंग भी देख ली कि हाउ टू राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स। अब जो सेकंड स्टेप है वो है एनालिसिस का, उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस में कौन कौन से पैरामीटर है, एक तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे, दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन डिफरेंट टाइप्स की टेस्ट इनपुट सिग्नल्स हैं, उनका किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एनालिसिस का। और एनालिसिस के लिए मैंने क्या बताया कि हम डिफरेंट इनपुट अप्लाई करते जाते हैं सिस्टम पे एज ए इनपुट डिफरेंट टेस्ट सिग्नल्स को, और उसके अकॉर्डिंगली मतलब एक इनपुट अप्लाई की और उसका रिस्पॉन्स देखा, फिर सेकेंड अप्लाई की उसका रिस्पॉन्स देखा, तो हर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स आता जाएगा, और अल्टीमेटली हमें क्या करना है, उन सारे रिस्पॉन्सेज का परफॉर्मेंस कंपैरेटिव एनालिसिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। और फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने कंक्लूजन क्या करना है, कंक्लूड क्या करना है कि हमारे पास कौन सा टेस्ट सिग्नल जो है वो बेस्ट सिस्टम का परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, इसमें हमने भी डिस्कस किया कि डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स हैं, और जिसमें हमारे पास किस तरह का सिनेरियो आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सडन शॉक है, या सडन चेंज है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अभी इसकी बात करेंगे। अभी मैं ये जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं अभी, सडन शॉक या फिर सडन चेंज का मतलब ये क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी इन टेस्ट सिग्नल्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। अच्छा ये देखें, अब ये क्या है, अच्छा अब हमारे पास इम्पल्स सिग्नल क्या होता है। इम्पल्स सिग्नल हमें पता है कि किस तरह का होता है, अगर हम लोग इसका भी हम लोग इसका टाइम डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टाइम डोमेन एनालिसिस का मतलब कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, और जो वाई एक्सिस है इस पे हमारे पास क्या आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है, ठीक है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स या इम्पल्स क्या किस किस्म का सिग्नल होता है, इम्पल्स सिग्नल ऐसा होता है कि ये हमारे पास टी जीरो पे, मतलब जब इंस्टेंट टी जीरो है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इनफाइनाइट। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली तो ये इनफाइनाइट, लेकिन हम लोग उसको थ्योरेटिकली इसको सपोज कर लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए। और बाकी जब टी ग्रेटर देन जीरो है तो उस वक्त हमारे पास हर एक इंस्टेंट पे हर टी की कोई भी वैल्यू हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, मतलब जब टी जीरो से ग्रेटर है या जीरो से लेस है, ठीक है, तो हमारे पास या जीरो से ग्रेटर हो या जीरो से लेस हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी सिग्नल की, दैट इज विल बी इक्वल टू जीरो। तो हमें हमेशा
अपनी इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करना है कि इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ऐसे नहीं है। अच्छा, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम्स की भी बात करें या फिर डीएसपी अगर इंशाल्लाह हम लोग उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। एक तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं सिग्नल सिस्टम्स, और उसका जो आगे फर्दर स्टडी है डेट इज इसका एडवांस लेवल है सिग्नल सिस्टम्स का, डेट इज डीएसपी, डिजिटल सिग्नल। जो आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम्स में स्टडी किया था वो टाइम डोमेन एनालिसिस था, लेकिन इसमें हम लोग जो है वो डिस्क्रीट टाइम में स्टडी करेंगे सिस्टम्स को। अच्छा, इसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता रही थी इक्वेशन से भागते नहीं है कि जी क्या इक्वेशन है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ये अंडरस्टैंड हो जाती है तो इससे ज़्यादा ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको डिस्क्रिप्शन बताएगी। अभी मैं क्या बता रही थी, इस इक्वेशन को दोबारा से देखते हैं कि अगर हमारे पास एक इम्पल्स सिग्नल की बात करें। अच्छा, अब अभी नॉर्मली जब भी हम सिग्नल को यूज करते हैं ना, तो हम लोग कह देते हैं जी यूनिट इम्पल्स या फिर यूनिट स्टेप, लेकिन इसको हम लोग यूनिट इम्पल्स क्यों नहीं कह रहे? यूनिट इम्पल्स हम लोग तब कहेंगे जब जीरो पे जो ए आपके पास एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, ये ए ना हो, ये क्या हो, वन। तो ये जो इम्पल्स होगी, ये जो इम्पल्स सिग्नल होगा इसके साथ देन वी कैन राइट डाउन द यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते। अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि सपोज ये कांस्टेंट ए वैल्यू है, तो हमें क्या करना है कि ये इट इज जस्ट एन इम्पल्स सिग्नल। ये यूनिट इम्पल्स सिग्नल में कब कन्वर्ट होगा, व्हेन वी हैव द एम्पलीट्यूड ऑफ वन। ए की जगह पे, इस कांस्टेंट की जगह पर अगर हमारे पास वन होगा, देन वी कैन राइट इट लाइक दैट कि दिस इज यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ऐसा सिग्नल जो हमारे पास टी जीरो पे हमें एक एम्पलीट्यूड दे रहा है ए, लेकिन जब टी जीरो नहीं है, जब टी जीरो नहीं, देखिए दो तीन तरह के सिनेरियोज है आपके पास। ठीक है, हमारे पास एक्सेस में क्या होता है, या तो जीरो वैल्यू है, या जीरो से ग्रेटर वैल्यू है, या जीरो से लेस वैल्यू है। मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, टी जीरो, और ये वाला पॉइंट क्या है, टी इज लेस देन जीरो, और ये वाला इंस्टेंट क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि ये सिग्नल सिर्फ टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या वैल्यू देगा, ए वैल्यू देगा। लेकिन जैसे ही टी ग्रेटर देन जीरो या टी लेस देन जीरो की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स पे क्या वैल्यू देगा, ये सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसका मतलब है कि ये एकदम वैल्यू देता है आपको, एकदम पीक वैल्यू देता है। इसका मतलब ये कि इस तरह के सिस्टम्स में इंप्लीमेंट है जहां पे सडन शॉक आ रहा है। मतलब ऐसे ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें हमारे पास क्या हो, एकदम कोई पीक्स आ रही है, एकदम पीक्स आ रही हैं, या फिर एकदम कोई शॉक आ जाता है। शॉक का क्या मतलब है, शॉक का मतलब ये है कि एकदम, फॉर एग्जांपल अगर आप स्मूथली ऐसे सिस्टम जा रहा है, शॉक का क्या मतलब है कि एकदम से ऐसे कोई शॉक आ गया तो इंतहाई कोई वैल्यू जो है वो पीक पे चली गई, पीक पे जाने के बाद फिर क्या हो गया, दोबारा से नॉर्मल हो गई। तो इस तरह के सिस्टम जिनका रिस्पॉन्स ऐसा हो, कोई एक सडन शॉक आने का तो उसमें प्रोडिक्शन है कि जी उसमें सडन शॉक आ सकता है, तो उस तरह के सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए वी विल यूज टेस्ट सिग्नल। कौन से टेस्ट सिग्नल के तौर पे कौन सी इंपल्स ज्यादा सूटेबल है उनके लिए, दैट इज द इंपल्स सिग्नल। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये भी इम्पल्स सिग्नल की ही एग्जांपल है कि मैंने आपको बताया कि अगर स्मूथली वी आर गोइंग की और उसके बाद कोई स्मूथ आ जाता है हमारे पास, एकदम से पीक आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द, उस तरह के सिस्टम को स्टडी करने के लिए क्या यूज करेंगे, इम्पल्स सिग्नल। अच्छा, व्हाट इज द स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल कैसा होगा इसको देखते हैं। लेट अस एग्जामिन द स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल कैसा है, अगर हम लोग स्टेप की बात करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग कहेंगे जी एक स्टेप है। हम लोग कभी भी स्टेप को ड्रॉ करेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसे ही करेंगे कि जिसमें एक हमारे पास वैल्यूज, कुछ वैल्यू पे जीरो, और उसके बाद एकदम से चेंज आया वैल्यू में, सडन चेंज आया, और वो वैल्यू जीरो से वन हो गई। ठीक है, ये डीएलडी में भी आप लोगों ने जीरो वन का एनालिसिस किया होगा। तो स्टेप सिग्नल कैसा होगा, स्टेप सिग्नल इज जस्ट लाइक ए स्टेप, कि जिसमें आप यहाँ से यहाँ पे जब नीचे खड़े थे तो जीरो वैल्यू पे थे, तो एकदम आप क्या चले गए, जीरो से वन पे जंप कर गए। ठीक है, तो ये सिग्नल हमें हमें क्या बता रहा है कि जब टी ग्रेटर देन जीरो या फिर इक्वल टू जीरो है तो उस पे सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, ए। लेकिन जैसे ही टी लेस देन जीरो है तो ये सिग्नल हमारे पास क्या देगा, जीरो वैल्यू। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू टी। इसका मतलब क्या है, इसको अगर जरा देखिए, इसका मतलब यह है कि टी जीरो पे या टी ग्रेटर जीरो पे और ग्रेटर पे, या टी जीरो हो या टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए। लेकिन लेस देन जीरो पे क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो है। ठीक है, ये हमारे पास इंस्टेंट है टी जीरो का इक्वल टू ये ग्रेटर का, और ये हमारे पास क्या है, टी लेस देन जीरो।
इसका मतलब ये है कि t लेस देन 0 पे इसकी की सारी वैल्यूज चाहे माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएं। यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्सिस है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी तक इसकी की सारी वैल्यूज जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, सिग्नल की 0। अच्छा, और अगर इसके अलावा अगर हमारे पास इस सिग्नल की वैल्यू ए की जगह पर क्या होता, 1 होती, मतलब t ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 के लिए यूनिट स्टेप सिग्नल जो है वो 1 वैल्यू दे और लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या रहे, 0 ही। तो इस किस्म के सिग्नल को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि इसके लिए हम लोग कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, ए बी सी सो ऑन, लेकिन अगर हमारे पास स्पेसिफिकली सिग्नल की वैल्यू 1 की इक्वल है तो then we can say this is the unit step signal, like the unit impulse and unit step। तो ये किस किस्म के सिस्टम्स के लिए सूटेबल है, जहाँ पे एक सडन चेंज आ रहा है। सडन चेंज का मतलब क्या है कि कहीं वैल्यू 0 है, कहीं 1 है और एकदम पीक वैल्यू पे जा रहे हैं, 0 से 1 पे, 1 से दोबारा 0 पे। तो वहाँ पे एनालिसिस के लिए हम लोग कौन सी इनपुट को यूज करेंगे, स्टेप सिग्नल को। अच्छा, उसके बाद है रैम्प। रैम्प के बारे में पढ़ा होगा, इट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट वेलोसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। और वहाँ पे इस किस्म के सिनेरियोज में जहाँ पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी है किसी भी सिस्टम की और उसका एनालिसिस करना है हमने, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, उस तरह के सिग्नल को स्टडी करने के लिए हमारे पास रैम्प इनपुट को यूज करते हैं, लाइक दिस। अब रैम्प का क्या मतलब है कि एक स्लोप है और ये 0 से क्या है कि एक इंक्रीजिंग स्लोप है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये t है, फिर 2 इसकी 1 वैल्यू है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है। मतलब जैसे जैसे आपका इंस्टेंट्स हो रहे हैं वैसे वैसे t की वैल्यू को इंक्रीज हो रही है और यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, एक स्लोप की फॉर्म में, एक कांस्टेंट वेलोसिटी की तरह से इंक्रीज बिहेवियर है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे है, आर टी यूज करेंगे रैम्प सिग्नल के लिए। और इसका क्या मतलब है, ए टी का क्या मतलब है कि ए इसका एम्पलीट्यूड है। हमने क्या बताया कि वाई एक्सिस पे वी टेक द एम्पलीट्यूड दैट इज ए, और ए टी हमारे पास क्या है, टी इसका जो इंस्टेंट है, मतलब इस पॉइंट पे ए की वैल्यू होगी, फिर इस पॉइंट पे ए की वैल्यू, फिर इस पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड, फिर इस पॉइंट पे। और ये सारा का सारा बिहेवियर किससे है, टी ग्रेटर देन 0, टी इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 के लिए इसका जो बिहेवियर है वो कैसे होता है, लाइक ए रैम्प। ठीक है, लाइक ए स्लोप। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग 0 से लेस वैल्यू की बात करें, दैट इज फॉर द रैम्प सिग्नल, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। अच्छा, व्हेन हाउ इट कन्वर्ट्स इनटू यूनिट रैम्प, अगर हम लोग इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट रैम्प सिग्नल, यूनिट रैम्प सिग्नल, देन वी कैन से इट ए टी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 है और टी। ठीक है, मतलब अगर ए 1 है तो इसकी इसकी वैल्यू वही होगी जो टी की वैल्यू है। ठीक है, अगर टी इंक्रीजिंगली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है तो एम्पलीट्यूड भी 1 होगा, अगर 2 है तो 2 ही एम्पलीट्यूड होगा, 3 है तो 3 ही होगा। अगर हम लोग ए को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द रैम्प सिग्नल, के जहाँ पर एनालिसिस के लिए हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, लाइक एक कांस्टेंट वेलोसिटी की फॉर्म में। ठीक है, दैट इज इफ a इज इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड एज द यूनिट रैम्प सिग्नल। अच्छा, उसके बाद पैराबोलिक बिहेवियर है। पहला पैराबोलिक बिहेवियर कैसे है, जैसे कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लाइक दिस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो इंक्रीज हो रहा है, तो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज द पैराबोलिक। और पैराबोलिक की क्या इक्वेशन है, इसको आप लोगों ने बेसिक सिग्नल्स को, चाहे आप लोग कंट्रोल पढ़ें टेस्ट सिग्नल्स का, चाहे आप लोग सिग्नल सिस्टम्स पढ़ें, चाहे आप कोई भी एनालिसिस करें, तो उस एनालिसिस में हमारे पास क्या चीज़ ज़रूरी है कि हम लोग उसकी ना जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यू मस्ट नो कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या था, ए टी, तो एक स्लोप की फॉर्म में चीज़ इंक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैराबोलिक के लिए ए टी स्केयर बाय 2 की फॉर्म में ये जो आपके पास
होगा तो ये एक पैराबोला सा बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग जीरो लेस से देखें तो जीरो लेस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इस टी लेस देन जब जीरो है तो सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, जीरो। और जब टी जीरो से ग्रेटर या जीरो के इक्वल है तो ये इसका बिहेवियर कैसा होगा, जस्ट लाइक ए पैराबोला और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से ज़रूर ये पूछूंगी कि व्हाट इज़ इम्पल्स स्टेप्स रैम्प पैराबोलिक, और व्हेन वी स्टडी इंशाल्लाह वी स्टार्ट विद द डीएसपी, तो ये चीज़ें रिवाइज नहीं होंगी। ये टेस्ट सिग्नल्स आपको पता होने चाहिए कि व्हाट इज़ द इम्पल्स, व्हाट इज़ स्टेप, व्हाट इज़ रैम्प एंड व्हाट इज़ पैराबोलिक। अच्छा, अगर हम लोग अब इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स, स्टेप, रैम्प, पैराबोलिक। अगर हम लोग इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट, इम्पल्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, स्टेप, स्टेप को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, रैम्प, रैम्प को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, पैराबोलिक। अच्छा, अब ये डेरिवेशन में उल्टा है। अगर पैराबोलिक को ड्राइव करेंगे, मतलब उसका डेरिवेटिव लेंगे पैराबोलिक सिग्नल का, तो क्या मिलेगा, रैम्प। रैम्प का लेंगे अगर हम लोग, एक सेकेंड, रैम्प का अगर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्टेप इनपुट। और स्टेप का अगर हम लोग लेंगे डेरिवेटिव, देन वी विल गेट इम्पल्स सिग्नल बैक। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड स्टेप, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन करेंगे तो देन वी विल गेट द स्टेप सिग्नल, और अगर स्टेप सिग्नल का डेरिवेटिव लेंगे देन वी विल गेट द इम्पल्स सिग्नल बैक, ठीक है। दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज टेस्ट सिग्नल्स। अच्छा, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखना जरूरी है कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंट टेस्ट सिग्नल्स। अगर हम लोग इम्पल्स का टेस्ट सिग्नल का लेते हैं ए, तो ये कांस्टेंट है तो ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली अगर हम लोग एक स्टेप का लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ए ओवर एस, for ramp it is a over s square, for parabolic it is 2a over s cube। ठीक है, ये इनके डिफरेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म है फॉर unit step, for ramp and parabolic and impulse function। अच्छा, अब किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स जो होता है ये दैट इज बेसिकली द समेशन ऑफ टू रिस्पॉन्सेज। अब रिस्पॉन्स क्या होता है ये देखें, दिस इज दिस, अगर हम लोग एक टाइम डोमेन पे ले रहे हैं, टाइम डोमेन एनालिसिस या टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है कि इफ वी आर टेकिंग द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास इस सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा। सपोज हम लोग रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी टी से, तो सी टी जो है वो बेसिकली टू रिस्पॉन्सेज का सम होता है। एक होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स टी आर, ठीक है, अगर हम लोग टी डोमेन में देख रहे हैं, टाइम डोमेन में देख रहे हैं, और एक होता है हमारे पास स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये दोनों चीजें क्या हैं इनको देखना जरूरी है कि व्हाट इज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड व्हाट इज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। जब भी किसी सिस्टम पे हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं तो कभी देखिए, फॉर एग्जांपल किसी मोटर की एग्जांपल ले लें, इंडक्शन मोटर या कोई भी सिस्टम, हम लोगों ने कुछ वोल्टेजेस, कुछ करंट, अगर हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो कुछ एक होते हैं हमारे पास ऑप्टिमल पैरामीटर्स। क्या होते हैं, ऑप्टिमल पैरामीटर्स। या हम लोगों ने कुछ सेट वैल्यूज रखी हुई सिस्टम को, जबकि जब हम इस सिस्टम को, फॉर एग्जांपल अगर मोटर को अप्लाई की है, मोटर पे एक इनपुट अप्लाई किया है, तो हमें क्या चाहिए कि इतनी करंट और इतनी वोल्टेज मिल जाए। तो ऐसे नहीं होता कि जैसे ही हम लोग इस सिस्टम पे कोई इनपुट अप्लाई करते हैं तो फौरन हमें वो जो सेट वैल्यूज है या फिर करंट और वोल्टेज की वैल्यू चाहिए वो हमें थोड़ी सी मिले, वही सेम एग्जैक्टली मिल जाए। लेकिन थोड़ी सी हमारे पास सिस्टम में क्या आती है, वेरिएशन आती है बिफोर गोइंग टू स्टेट। देखो, दो तरह की स्टेट है, मैंने क्या डिस्कस किया, एक तो ट्रांजिएंट स्टेट है और एक हमारे पास स्टेडी स्टेट है।
अच्छा, अब इन दोनों के नाम से भी कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। ट्रांजिएंट का क्या मतलब है कि ट्रांजिएंट का मतलब ये है कि चेंजिंग, और स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है कि कांस्टेंट हो गई है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम पे जब भी कोई इनपुट अप्लाई करते हैं तो सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होता है कि रिस्पॉन्स में शुरू में सिस्टम में कुछ ऑसिलेशंस आती हैं, ठीक है, मतलब अभी वो स्टेबल नहीं है। जैसे ही कुछ ऑसिलेशंस के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या कर लेता है, स्टेबल कर लेता है। तो ये जो ऑसिलेशंस वाला सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और जब ऑसिलेशंस के बाद वो सिस्टम अपनी ऑप्टिमल वैल्यूज को, जो उसको करंट और वोल्टेज चाहिए था, वो वैल्यूज अटेन कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट। मतलब एक एक स्टेट में आ गया जो स्टेट हमें चाहिए थी, कि उसकी वैल्यूज, उसके वोल्टेजेस, उसके करंट हमारे पास अब कांस्टेंट हो गए। पहले उसमें कुछ वेरिएशंस आ रही थी और उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स कैसा हो गया, कांस्टेंट। किसी भी कोई भी सिस्टम इतना आइडियल सिस्टम नहीं है कि उसमें ट्रांजिएंट का पार्ट ना हो। सिस्टम का जो रिस्पांस है वो हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा और एक उसका क्या होगा, स्टेडी स्टेट। तो हमेशा ट्रांजिएंट रिस्पांस में से गुजरने के बाद, ऑसिलेशंस के बाद, सिस्टम अपनी वैल्यू में स्टेडी स्टेट में आ जाता है। मतलब ये कि उन स्टेट्स पे स्टॉप हो जाता है, उन पे कांस्टेंट हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो रिस्पॉन्स है, दैट इज द collection of, that is the summation of two responses, that is the transient response, and after that the steady state response. फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी हम लोग एग्जाम्पल ऐसे भी देखेंगे, क्या है हमारे पास कि when the response of the system is changed from rest or equilibrium तो it takes some time to settle down, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब हम लोगों ने इस पे फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम से रिमूव हुआ, मतलब इससे वो क्या होना शुरू हो गया, इसकी स्टेट चेंज हुई। स्टेट चेंज हुई, किसी पॉइंट पे गया और फिर वापस आया, ठीक है, कम बैक हो गया, फिर दोबारा से सेटल डाउन हो गया। अब ये जो जब वो मूव किया है, उसको कोई फोर्स अप्लाई की है, तो ऑब्वियसली जब वो एक स्टेट में था जिसे हम रेस्ट स्टेट कहते हैं ना, रेस्ट स्टेट, अगर आप खड़े हैं, ठीक है, या जो ये एक बहुत प्रैक्टिकल हम लोग करते थे एफएससी में भी, दैट इज अबाउट द पेंडुलम, कि पेंडुलम को अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है और उस पर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की है और फिर वो मूव किया है और उसके बाद दोबारा से वापस रिटर्न हो गया, कि तो हमेशा वो क्या करेगा कि जब जितने टाइम में उसको हिलाया गया अपनी स्टेट से, उसकी स्टेट को चेंज किया है, तो फिर वो वापस आया, वो जो टाइम है जब उसको चेंजिंग टाइम है इक्विलिब्रियम से, वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और जब वो वापस रेस्ट पोजीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट। मतलब एक सिस्टम अगर एक कांस्टेंट स्टेट में है एक, तो उसका मतलब ये है कि वो हमारे पास क्या है, स्टेडी स्टेट में। जब उसको स्टेडी स्टेट से उसकी स्टेट को चेंज करना है, आपने थोड़ा सा उस पर फोर्स अप्लाई की है, इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो गया उसका, तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें चेंज आना है या फिर वो चेंजिंग पॉइंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। अगर हम लोग इस कर्व को देखें तो इस कर्व में भी हमें साफ पता चल रहा है कि पहले वैल्यू हमारे पास क्या थी, जीरो में, ठीक है, जीरो के बाद एकदम वैल्यू चेंज हो रही है, कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होता जा रहा है, और अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाके क्या हुआ, सिस्टम की वैल्यूज कांस्टेंट होना शुरू होगी। अगर आप लोगों ने बीजेटीज और मॉसफेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, तो हम लोग बीजेटीज को अगर देख लें तो हमारे पास ऐसा ही बिहेवियर होता था कि पहले वो कॉन्स्टेंटली एक लीनियर रिलेशनशिप में इंक्रीज हो रही है और एंड पे एक पॉइंट जिसे कट ऑफ कहते हैं, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो वैल्यू स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब ये कि तो ये टाइम जिसमें हमारे पास लीनियरली वैल्यूज इंक्रीज हो रही है इनपुट को बढ़ाने के साथ साथ, तो ये वाला जो टाइम है ये हम लोग क्या इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, दिस इज द ट्रांजिएंट स्टेट। और जब वैल्यूज अपनी, हम लोग जैसे कहते थे कि 7 वोल्ट पे जाके 7 वोल्ट पे 0.7 है या 0.3 सिलिकॉन के लिए, या फिर ठीक है 0.7, उस कट ऑफ वैल्यू के बाद जाके सिस्टम की वैल्यूज क्या होंगी, कांस्टेंट। अब जितना मर्जी आप इंक्रीज करते जाएं तो आपकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी, एक्स एक्सिस को जितना मर्जी इंक्रीज करते जाएं, वाई जो आपका वाई एक्सिस पे वैल्यूज है वो हमारे पास क्या रहेंगी, कांस्टेंट। तो जब एक कांस्टेंट फेज अचीव कर लिया आपने सिस्टम की, चाहे आप इनपुट के चेंज भी कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, उसका स्टेडी स्टेट।
और जब हमारे पास इनपुट को चेंज करने से आउटपुट चेंज होती जा रही है, तो वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट स्टेट। अच्छा, transient response depends upon the system poles only and not the type of the input. It is therefore sufficient to analyze the transient response using a step input. The steady state response, अच्छा अब अभी अभी आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि what is the pole क्या है और सिस्टम की जीरोस क्या है। अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 7B नहीं है, ये 6B है, इसको यहाँ पे मैं चेंज कर लूँ जरा। ठीक है जी, अब इसको स्टडी करते हैं। अभी यहाँ पे पता चलेगा कि पोल्स क्या हैं, जीरोस क्या हैं, अभी ये सारी की सारी डिस्कशन होगी। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे पोल्स की, जीरोस की, उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, उसके बाद सिस्टम सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने सिर्फ ये देखा है कि टाइम डोमेन क्या था, टाइम डोमेन एनालिसिस क्या होता है, और उसमें जो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी वो तो डिफरेंट टेस्ट सिग्नल्स थी, उनकी हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा, उनकी डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस देखी, और उसके बाद उनका व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेस्ट सिग्नल्स। एंड फाइनली हम लोग जो कंक्लूड किया है फर्स्ट पार्ट, उसमें हम लोगों ने एंड किया है कि हमारे पास पोल्स और जीरोस की बात की है। अब हम लोग इस लेक्चर में ये देखेंगे कि पोल्स एंड जीरोस होते क्या है। अब सपोज करें कि ये हमारे पास, ये देखें, अब जब भी हम लोग पोल्स एंड जीरोस की बात करेंगे तो ये जहां भी लिखा हो ना, सी ओवर एस डिवाइडेड बाय सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस, तो आप लोगों को आंखें बंद करके ये समझ जाना चाहिए कि रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर फंक्शन। तो जब भी सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस कहीं भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। अब इसने एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस, ये इसकी आउटपुट है, ये इसकी इनपुट है आर, और ये किसके इक्वल है, k डिवाइडेड बाई टी एस प्लस वन। इसने क्या बताया कि k जो है वो इस इक्वेशन में गेन है, इसको हम लोग कहते हैं डीसी गेन, और ये जो t है ये हमारे पास क्या है, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम, टाइम कांस्टेंट। अच्छा, अब इसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास पोल्स क्या है और जीरोस क्या है, ये दोनों पैरामीटर्स याद रख लेंगे, व्हाट इज द डीसी गेन और व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें से कैसे आप लोगों ने पोल्स देखने और जीरोस कैसे देखने हैं। हमेशा याद रखें, ये होता है न्यूमिनेटर पार्ट और ये होता है आपके पास डिनोमिनेटर पार्ट, एन बाई डी। एन जो है वो इस केस में हमारे पास के है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, टी एस प्लस वन। तो जो नंबर ऑफ पोल्स है वो कहाँ से हम लोगों के पास पता चलते हैं, डेट इज वी कैन एनालाइज द पोल्स फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, एंड द जीरोस का कहाँ से पता चलेगा, how many zeros are in your system, you can analyze it from the numerator part. Similarly, how many poles are in the system, you can analyze it from the denominator part. अब इसमें से क्या पता चल रहा है, जीरो तो कोई भी नहीं है। ठीक है, और पोल्स कितने हैं, अब टी एस प्लस वन एक फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको लिखें टी एस इज इक्वल टू माइनस वन और एस इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिस्टम में एक ही पोल है टी एस प्लस वन। अगर ऐसे हो सपोज एस प्लस वन, एस प्लस टू, एस प्लस थ्री, और ये ऊपर हो वन, इसका मतलब ये है कि जीरो कोई भी नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या है, तीन पोल्स हैं, एक एस प्लस वन, दूसरा एस प्लस टू, तीसरा हमारे पास क्या है, एस प्लस थ्री, और इसकी वैल्यूज, और वो पोल्स कौन कौन सी जगह पे होंगे, एक माइनस वन पे होगा, दूसरा माइनस टू पे होगा, तीसरा माइनस थ्री पे होगा। अब इस एग्जाम्पल में आपका जो पोल है उसकी लोकेशन क्या है, एस इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी। ठीक है, तो क्या कंक्लूड किया हम लोगों ने कि न्यूमिनेटर से हमें हमेशा क्या पता चलता है, नंबर ऑफ जीरोस का, और डिनोमिनेटर हम लोगों को क्या बताता है, दैट इज नंबर ऑफ पोल्स इन द सिस्टम। अच्छा, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रिस्पॉन्ड टू ए यूनिट स्टेप इनपुट। मतलब एक यूनिट स्टेप इनपुट जो आपने अप्लाई की है, जब सिस्टम पे स्टेप इनपुट अप्लाई कर दी तो सिस्टम कितना क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम।
डीसी गेन हमारे पास क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन द इनपुट सिग्नल एंड द स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ द सिग्नल। क्या है, ये दोनों चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है। मैं कभी भी आप लोगों से ड्यूरिंग लेक्चर पूछ सकती हूँ कि व्हाट इज द डीसी गेन, कि व्हाट इज द डीसी गेन एंड व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या है कि हाउ क्विकली द सिस्टम रिस्पॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज द टाइम जो उसके लिए रिक्वायर है, व्हाट इज दैट इज द कॉल्ड एज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द डीसी गेन, डीसी गेन इट इज द रेशियो बिटवीन द इनपुट सिग्नल, क्या है ये, इनपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय स्टेडी स्टेट आउटपुट। जो आउटपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू है, जहाँ पे आउटपुट सेटल डाउन हो गई है, वो वाली वैल्यू को हम लोगों ने इनपुट को उससे डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड एज द डीसी गेन। अच्छा, अभी हम लोगों ने इसमें से देखना है कि हम लोगों ने कैसे वैल्यूज निकालनी है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है जीएस, we have an example gs is equal to 10 divided by 3s plus 1। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास, अगर हम लोग इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, जनरल इक्वेशन क्या थी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, k डिवाइडेड बाय ts प्लस 1। अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें, वी कैन सी दैट द गेन हेयर, गेन की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज द 10, और जो टाइम कांस्टेंट है t, ये हमारे पास क्या है 3। ठीक है, तो आप लोग इसमें इस इक्वेशन में ये बता सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और एंड यू गिवन and you need to find out DC gain value and the time constant, and you can say that DC gain is a 10 and time constant is a 3। अच्छा जी, सेकेंड इक्वेशन जो हम लोगों ने देखनी है 3s प्लस 5। अच्छा, अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है, हमेशा हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में जनरल इक्वेशन को याद रखना जरूरी है, टी एस प्लस 1। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 है और इक्वेशन में हमें क्या चाहिए 1। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोगों ने मॉडिफाई करना है। इस ट्रांसफर फंक्शन को कैसे मॉडिफाई करेंगे, इसको रीअरेंज कैसे करेंगे। यहाँ हमें चाहिए 1, यहाँ पे 1 हुआ है, यहाँ पे भी हमें 1 चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर पूरी की पूरी इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, मतलब न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ये क्या आ जाएगा 1/5s। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको, या हम ये कह सकते हैं कि 5 कांस्टेंट वो ले लें, हम लोग कॉमन ले लें, डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास 3/5 हो जाएगा और ये हमारे पास 1/5s और 1। अब इसको हम लोग इस इक्वेशन को इसके साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको इसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारे पास k की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, डेट इज 3/5, और t की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, डेट इज 1/5। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने, अगर तो इक्वेशन हमारे पास एज इट इज ट्रांसफर फंक्शन है, उसको कंपेयर किया जा सकता है, तो ठीक है, उसको कंपेयर कर लें, अगर नहीं है तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3/5 इसका डीसी गेन आ गया और टाइम कांस्टेंट क्या आ गया 1/5। अच्छा, अब अगर सपोज करें कि हम लोगों ने इसका, अगर ये एक सिस्टम है, ये वाला सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम की इनपुट है, ये इसकी आउटपुट है, और ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस। ठीक है, और अगर हमारे पास इसका रेशो भी, इसको हम लोग पहले देख के भी आ रहे हैं, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस, क्या बनेगा ये k डिवाइडेड बाय टी एस प्लस 1। अगर सपोज करें हमारी जो इनपुट है ये यूनिट इम्पल्स, क्या है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि आर एस की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स है डेट इज 1, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा 1। ये अगर 1 वैल्यू है तो k टी एस प्लस 1, इसका मतलब ये है कि यूनिट इम्पल्स के लिए इसका जो क्या रहेगा वो सेम रहेगा, k टी एस प्लस 1। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका टाइम रिस्पॉन्स कैसा आएगा। अब ये देखिए, ये तो सी ऑफ एस है, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, सी ऑफ एस निकाला है अभी, लेकिन हमें क्या चाहिए,
हमने इसका टाइम डोमेन में इसका सी ऑफ टी निकालना है। सी ऑफ टी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का हमें इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। अब इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए जो जनरल इक्वेशन है वो ये है, वो क्या है, a डिवाइडेड बाय s प्लस ए। मतलब इसमें s के साथ कोई फैक्टर नहीं। अच्छा ये दो चीजें ना पैरेलल में, ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन है, टी एस प्लस वन, ठीक है। लेप्लास में ये यूज करें। जब इसका इन्वर्स लेना है तो हमें क्या एक्सप्रेशन चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, a डिवाइडेड बाय s प्लस ए। अब ये देखें ये a, क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं उसके साथ या फिर उसका इन्वर्स ले, क्योंकि अगर हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन है ना, a डिवाइडेड बाय s प्लस ए, क्योंकि a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, s उसका कोफिशिएंट है, s जो s की वैल्यू और a जो है इसका कोफिशिएंट है। अगर हम लोग इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो हमें ये पता है किसके इक्वल है, a मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर माइनस ए टी। ये आप लोगों ने मैथ्स में बहुत डिटेल में लेप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, इसको रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों ने क्या करना है कि इस इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना है, जो हमारे पास क्या है, a डिवाइडेड बाय s प्लस ए। लेकिन यहाँ पर s प्लस ए के साथ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, t। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, t से डिवाइड, k बाई टी s, यहाँ पे क्या आ गया, s प्लस वन बाई टी। अब इसका हम लोग अगर लप्लास इनवर्स लें तो ये जनरल फॉर्म की तरह की एक्सप्रेशन आ गया। तो इसका क्या आ जाएगा, k बाई टी ई रेज टू पावर माइनस वन बाई टी और मल्टीप्लाई बाई टी, यानी क्या लिख सकते हैं, k बाई टी ई माइनस टी बाई टी। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, सी ऑफ टी इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब है हम लोगों ने पहले क्या लिया, फर्स्ट ऑर्डर का लिया ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। पहले उसका ट्रांसफर फंक्शन लिया है, अब उस ट्रांसफर फंक्शन पे डिफरेंट इनपुट्स को अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जो उसमें आर एस की वैल्यू थी पहले हम लोगों ने क्या ली, वो ले ली यूनिट इम्पल्स। इसका मतलब ये उसकी वैल्यू क्या है, वन। इसका एनालिसिस करिए। इस केस में जो टाइम रिस्पॉन्स आया वो हमारे पास क्या आ गया, के बाई टी ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टी। ठीक है, ये आप इसकी सारी जो एक्सप्लेनेशन है ये मैंने अभी यहाँ पे कर दी है ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो कि ये हम लोगों ने कैसे करनी है। ठीक है, इसने सपोज किया है कि अगर यहाँ पर हम लोग इन वैल्यूज को कर देंगे जी, के की वैल्यू इसने 3 ली है, टी की वैल्यू 2 है और इसमें पुट करते गए हैं और 0 से लेके 10 तक टाइम को चेंज करते गए और इस तरह की कर्व हमें मिल गई है। मतलब इसने डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके सी ऑफ टी को यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। अच्छा, अब हम लोगों ने सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम क्या करना है हम लोगों ने, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या है, सी ऑफ एस आर ऑफ एस इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय टी एस प्लस वन। अब सपोज करें, पहले हम लोगों ने क्या किया कि आर एस एक यूनिट इम्पल्स है और उसकी वैल्यू हम लोगों ने ले ली वन। अच्छा, अब हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास जो आर ऑफ एस है, जो यूनिट देखें, यूनिट स्टेप के लिए जो हमारे पास यूनिट स्टेप का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म वो वन है। जो यूनिट स्टेप है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म वन ओवर एस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आर ऑफ एस जो है उसकी जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, वन ओवर एस इज इक्वल टू के टी एस प्लस वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वन ओवर एस से जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, के एस मल्टीप्लाई बाय टी एस प्लस वन। मतलब अब इनपुट हम लोगों ने क्या पुट कर दी है, यूनिट स्टेप फंक्शन। अच्छा, अब जब हम इसको करेंगे, इसको कैसे ओपन करना है हम लोगों ने, ये आप लोगों ने मेथड पढ़ा हुआ है पहले, वो कौन सा है हमारे पास, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, के ओवर एस टी एस प्लस वन, ये कैसे आ जाएगा, सी ऑफ एस इज इक्वल टू, इसको पार्ट्स में, ए ओवर एस प्लस बी टी एस प्लस वन। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे सी ओवर एस का फंक्शन लिखें, के डिवाइडेड बाय एस टी एस प्लस वन। ठीक है, और ये इसका मल्टीप्लाई अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, के ए टी एस प्लस वन, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है सिंपली, बी एस।
ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद दो पार्ट्स आ जाएंगे, सी ऑफ एस इज इक्वल टू के बाई एस माइनस के टी टी एस प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास, इसको कहते हैं हम लोग फोर्स्ड रिस्पॉन्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, फोर्स्ड रिस्पॉन्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज द नेचुरल रिस्पॉन्स। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या किया, वैसे ही सेम हम लोगों ने करना है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्या इक्वेशन आ गई, सी ऑफ एस इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पीछे की थी, के एस माइनस के टी डिवाइडेड बाय टी एस प्लस वन। इसमें से इसने क्या किया है, के को कॉमन ले लिया, वन ओवर एस माइनस टी डिवाइडेड बाई टी एस प्लस वन, ये किसके इक्वल है, सी एस के। अब इसका हम लोगों ने क्या लेना है, अल्टीमेटली जब रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है वो हम लोगों ने टाइम डोमेन में करना है। इसका हम लोग लेंगे इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अच्छा, सी ऑफ एस की जगह पे क्या आ जाएगा, सी ऑफ टी, के का इनवर्स वन ओवर एस का क्या होगा, वन ओवर एस किसका लेप्लास था, यू ऑफ एस का। वालेकुम सलाम, सना कर लिया ये मैं नाश्ता नुश्ता। हाँ जी कर लिया।